अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो सियासी हलचल है, जो सियासी गहमा गहमी है, वो इस वक्त मुल्क में अपने उरूज पर है। लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला भी जारी है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काफ लीग से भी मुलाकात हुई, चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हुई और ख़ासी अहम मुलाकात ये मतवक्के की जा रही है। इस मुलाकात के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी होगी। दूसरी जनाब जो ऑपोजिशन है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने के लिए खासी पुरजोश दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इस वक्त काफ लीग की, तो काफ लीग सियासत में इस वक्त सियासी लाइमलाइट में है। ऐसा लग रहा है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इस वक्त काफ लीग के गिर्द घूमने को बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत भी ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हुकूमत भी काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जनाब कल के वजीर आजम इमरान खान के दौरा लाहौर के हवाले से। कल इमरान खान साहब की मुलाकात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी हुई, 1-on-1 मुलाकात हुई। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सारी सूरत हाल पर कि जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है, वो क्या करवट इख्तियार करने जा रहा है, वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम साहब इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप बताइएगा इम्तियाज़ साहब के इमरान खान की कल जो चौधरी बरादरान से मुलाकात रही, अच्छी मुलाकात रही और चौधरियों ने सियासी हिमायत का भी यकीन दिला दिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन का जो इन्हिसार है वो क्या तरीन ग्रुप की जानिब होगा? देखिए, चौधरियों की अहमियत ज्यादा ही बढ़ गई है कि ऑपोजिशन ने सोचा कि पीटीआई के इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने 14 साल के बाद जहमत की मुलाकात करने की, तो चौधरियों को तो सियासी थड़ा है, वो चल गया है, हर तरफ से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन उनका किरदार कोई बड़ा अहम नहीं है। अच्छा। उनकी कौमी असम्बली में 5 सीटें हैं, वो के वो भी बड़ी अहम हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। और पंजाब में शायद जरूरत नहीं है मुस्लिम लीग नवाज को कि चौधरियों को वजारत आला देकर इतना बड़ा अपना सियासी नुकसान करे या सियासी समझौता करे, तो उनके लिए ज्यादा फायदे का बायस नहीं है। और गालिबन इस पर मियां नवाज शरीफ तैयार नहीं है। चौधरियों के लिए कुछ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है इस अदमी एतमाद में, जब तक कि मुस्तकबिल के लिए यानी अगले इलेक्शन के बाद जो सेटअप बनेगा उसमें उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी फिक्र इस पर मरकूज लगती है, लिहाजा वो ये गेम खेलते रहे। दूसरी बात जो आपने उठाई है कि बुनियादी तौर पे अब जो जोर है, एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बड़े झगड़े में आगे चली गई है सिंध के हवाले से। उसका इम्कान भी नहीं है इत्तेहादियों को में से टूटने का। गो के वो कह रहे हैं कि हम तो बॉर्डर पे बैठे हैं और हम कोई किसी वक्त भी इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम में झगड़ा बहुत है। अलबत्ता बाप जो है तकसीम हो सकती है, बलूचिस्तान हमारी पार्टी, उनमें कुछ लोग अपोजिशन के साथ जा सकते हैं। लिहाजा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने सवाल खुद उठा दिया था कि बुनियादी तौर पर ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो 50-60 MLA साबिक पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नवाज के वो इलेक्शन से कुछ दिनों पहले 2018 में शामिल हो गए थे तहरीक इंसाफ में। और कुछ और भी MLAs हैं जो कि बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान का शिकार है, फ्रस्ट्रेटेड है, जो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुद मुझे मुस्लिम लीग के और दूसरे अपोजिशन के जराए जो बताते हैं वो उनका ज्यादा इंसार इन पर है, तहरीक इंसाफ के लोग जो छोड़ना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को। उसमें भी मसाइल हैं। उसमें मसाइल ये है कि उनका ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब से है, कुछ का पख्तूनख्वा से भी है। जिनका ताल्लुक पंजाब से है उनके लिए गुंजाइश बहुत ही कम है काफ लीग में
कि उनके जो काफ लीग के जो हारे हुए लोग भी हैं, जिनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के एमएलए जीते थे और अब पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें टिकट देना भी मुश्किल होगा, क्योंकि पीएमएल एन के जो एमएलए हारे थे कैंडिडेट, वो भी कहेंगे देखिए तहरीक इंसाफ तो मतलब मैदान से निकल रही है और उसकी पल्ले कुछ रहा नहीं, तो आप हमें क्यों टिकट नहीं देंगे, हम इस तरह जीत जाएंगे। मैं कहना ही चाह रहा हूँ सर, आपने अभी कमेंट किया, आपने अभी बड़ी तफसीली तौर पर रोशनी डाली कि जो मुस्लिम लीग नून है और वो बिल्कुल जो है वो दिलचस्पी जाहिर करती हुई नहीं दिखाई दे रही कि किसी तरीके से भी जो वजारत आला है वो सौंपी जाए चौधरी बरादरान को। तो जो कल की मुलाकात हुई है खान साहब की चौधरी बरादरान से, आपको ऐसा लगता है कि वजारत आला की ही डिमांड की गई होगी? इन खबरों में भी ये जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, क्या इसमें भी किसी हद तक कोई सदाकत है? अब मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज इलाही कोई इस स्टेज पर काफ लीग से कोई मुतालबा करेंगे, क्योंकि वजीर आला को तब्दील करने का मतलब ये है कि आप पंजाब को डिस्टेबलाइज, अदम इस्तेहकाम के शिकार कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात की गई होगी। मुझे कोई अंदरूनी इतला नहीं है, जो अंदरूनी इतलात आई हैं वो 3-4 किस्म की है, अब मालूम नहीं कौन सी सही है। अच्छा, सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो अदम एतमाद, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर आज से पहले का जिक्र किया जाए या माजी पर अगर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए तो अभी तक किसी भी वजीर आजम के खिलाफ जो अदम एतमाद जो है वो तहरीक कामयाब नहीं हुई है। देखिए, हर दफा के हालात में एक फर्क है, इस दफा के हालात में बहुत फर्क है। जो वजीर आजम की तकरीर थी वो लगता है जैसे उन्होंने अपनी हुकूमत के इक़्तिदार के दौरानिए की जो परफॉर्मेंस है वो सामने कौम के पेश कर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वो अपना रिकॉर्ड उन्होंने डिफेंड किया। दूसरी तरफ ये कि वो उन्होंने फौरी तौर पे कुछ पॉपुलर मैयर्स देने की कोशिश की के लिए, जैसे पहले 12 रुपए तेल की कीमत बढ़ा दी गई थी, अब 10 रुपए कम कर दी गई, लेकिन उसके साथ ही गैस की कीमत हम देखते हैं बढ़ गई है काफी ज्यादा। और तो ये वो परेशानी उन्हें है कि महंगाई के हाथों सूरत हाल बहुत खराब है। दूसरी तरफ ये है कि कुछ मामला ऐसे हैं एस्टेब्लिशमेंट के और उनके ताल्लुकात के, वो भी कोई अब क्रिटिकल एरिया में दाखिल हो रहे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है और इमरान खान कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ये मैं अपोजिशन के हवाले से एक इंतबा करना चाहता हूँ कि वो अगर कामयाब हो भी जाए, इसका कि इम्कान है कि अदम एतमाद कामयाब हो सकता है, लेकिन उससे फायदा इमरान खान को नुकसान नहीं होगा। ये सूट करता है कप्तान को, इमरान खान को, कि अपोजिशन उनके खिलाफ अदम एतमाद वोट लिया है। और अगर वो उनके पार्टी के हथौड़ों की मदद से होगा तो वो तो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे आने की कोशिश करेंगे। देखिए ये माफियाज हैं, इन्होंने मेरे बंदे तोड़ लिए, ये अंदर से मिले हुए थे, असल में मेरी हुकूमत की नाकामी की जिम्मेदार भी ये थे, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। वो इस तरह का शहीद बनने की कोशिश करें। दूसरा, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी उसका बनाना मुश्किल है, उसके दौरानिये पे इत्तेफाक मुश्किल है, उसमें वजारतों की तकसीम और मकासद पे इख्तलाफ मौजूद है। और फिर ये कि वो अगर थोड़े अरसे के लिए भी हो तो इमरान खान मलबा, जो अपना मलबा है हुकूमत की नाकामी का, वो अपोजिशन की उस नई पोजीशन पे डालने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये अगर थोड़ा सा अर्सा बढ़ गया, 6 महीने 8 महीने साल हो गया, तो उससे अपोजिशन को बहुत नुकसान होगा, काफी नुकसान हो सकता है। मुझे मालूम नहीं कितना होगा, लेकिन हो सकता है उन्हें नुकसान, और उसका फायदा इमरान खान को पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूँ शायद बड़ी बेअदीब बात कर रहा हूँ पूरे मीडिया में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान को सूट करता है। उनके खिलाफ जो नाउमीदी है या उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर, वो अभी उसका दौरानिया, उसका जो नेचुरल जो प्रोसेस है, कुदरती अमल, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। उससे 6 महीने, उससे साल एक और लगेंगे। तो इमरान खान का हुकूमत अपनी टेन्योर पूरी करना उनके लिए ज्यादा नुकसान। ठीक।
अच्छा उन्हें सर, सूट करता एसएम है। इकबाल साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है, मैं इस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगी। वो कहते हैं कि अगर चौधरी बरादरान जो है वो तहरीक अदम एतमाद में साथ नहीं भी देते हैं तो खैर है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो 20 अरकान है वो हमारे साथ राब्ते में है। ये महज जुमला है या इस बात में कोई हकीकत भी है? दूसरी बात, आपसे लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च होता नजर आ रहा है? पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तो चल रहा है और वो काफी जोरदार है सिंध में। वो देखना होगा कि मुल्तान तक वो काफी जोरदार रहेगा। अब देखना होगा कि मुल्तान से आगे रावलपिंडी तक जीटी रोड पे वो कैसा रहेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक तरह से अपनी इलेक्शन से पहले की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रही है और सड़कों पे प्रेशर बिल्ड कर रही है। और पीडीएम जो है और पीपल्स पार्टी मिलके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस तब लाएंगे जब उन्हें उनके नंबर्स पूरे होंगे, या फिर ये कि वो देखेंगे कि अब उनके मुवाफिक हालात है। क्योंकि वो उनकी सारी अदम एतमाद की जो सियासत है वो इस बात पे टिकी है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। और हुकूमती पार्टी कहती है और वज़रा कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल नहीं हो सकती, वो तो हुकूमत वक्त के साथ या उसका हिस्सा हो। तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों का जो दारो मदार है उनकी एक दूसरे से इस जंग में, वो है कि अब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है या नहीं होती। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन न्यूट्रल होता है। बहरहाल जो सियासी मंजरनामा है उसमें काफी गर्मा गर्मी इस वक्त देखी जा रही है। यहाँ मेल मुलाकातें भी हो रही है, मेल जोल भी कहीं पर हो रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इम्तियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को, गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। नियो पाकिस्तान देखते रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में एक मरतबा आपको फिर से कहते हैं खुश आमदेद। और आज के प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में इस सेगमेंट में हम जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, जिनकी आज 50वीं सालगिरह है। उनको हम याद भी कर रहे हैं और वो किस हाल में है इस वक्त ये भी हम जानेंगे। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी हमारे साथ होंगी। ये आपको बताएं कि अमरीकी कैद में डॉक्टर आफिया को तकरीबन 2 दहाइयाँ बीत गई हैं। अफगानिस्तान में उनकी कैद भी इंकशाफ के नतीजे में हुई। आलमी इदारों की जानिब से यह खदशा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में कैदी नंबर 650 शायद डॉक्टर आफिया ही हैं, जो कि बेहद बुरी हालत में है, जो कि बेहद बुरी हालत में कैद है। पाकिस्तानी अखबारात ने जब शोर मचाया, ये शोर मचने के बाद अमरीकियों ने अचानक ऐलान किया कि आफिया सिद्दीकी को 27 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। जबकि जो बैन अल-अक़वामी तंजीमें हैं उन्होंने अमरीकी कहानी को नाकाबिल यकीन करार दिया था। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर आफिया के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताइएगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद में अब बहुत अरसा गुजर चुका, बहुत साल गुजर चुके, वो किस हाल में है, क्या खबर है आपके पास? जी नबिया, शुक्रिया आपका। आज का दिन जाहिर है एक ऐसा दिन है कि हर माँ को, हर बहन के दिल में एक एक सोजिश सी होती है, एक कमी महसूस होती है और दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि किन ख्वाबों से, किन उससे पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं कि वो दुनिया में कोई नाम हासिल करेंगी, और जब सब कुछ कर लिया और जब अपने ख्वाब की ताबीर के लिए अपने ही वतन में आए तो वहां से गायब कर लिए जाएं। और फिर उसके बाद सारा कुछ आप बता चुकी हैं, और उसके बाद अब वो किस हाल में है यकीन जाने, ऐसे लगता है कि हम वापस जो है ज़माने जाहिलियत में आ गए। कम से कम हमारे हुक्मरान तो हमें वहीं ले गए हैं जहाँ पे बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते। इस वक्त उन्होंने आफिया को भी जिंदा दरगोर किया हुआ है और इतने मौके आए हैं कि आफिया को वापस ले लें, लेकिन इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने के अलावा किसी का कुछ नहीं सोचा। अभी आफिया किस हाल में है
तो जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने हमसे आफिया का पूरा कांटेक्ट कंप्लीट खत्म कर दिया है। हम उससे पहले आपकी बात हुई थी? हम इस हुकूमत की बात नहीं करते, आपकी आखिरी मर्तबा बात कब हुई थी, क्या बात हुई थी? 2016 में हुई थी। अच्छा, और क्या क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बताती हैं? और अच्छा, तो उस वक्त जब आफिया से बात हुई थी तो उसने अपनी वालदा से बात की थी और अपने बच्चों से बात की थी। मैं नहीं थी, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि कुछ दबाव हो रहा होगा या क्या, चूंकि उसके बच्चे ये बताते हैं कि उन्होंने आफिया ने ये कहा था कि देखो, अगर कोई कहे कि आसमान का रंग बदल गया है तो तुम यकीन कर लेना, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती तो कभी इस बात पे यकीन नहीं करना, मैं अपना सब कुछ वो कर दूं तुम लोगों की खातिर। तो ये हुई थी और वालदा से उसने अपना ख्वाब सुनाया था और वालदा से वो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, उसका वो ख्वाब वगैरह वो सुनाया था। तो ये बात हुई थी और उसके बाद से फिर हमारी कोई बात नहीं हुई है आफिया से। हमें खैरियत मालूम, जैसे हम जेल को ईमेल्स करते हैं तो कोई वार्डन या वो उसके दिल में वो आ जाता है तो वो एक ये बता देता है शी इज अलाइव एंड वेल। हम एक प्रिजनर ट्रैकिंग सिस्टम है उससे करते हैं। अभी हाल ही में एक वकील मरवा एल-बैली के नाम से, जो वहीं पे फोर्ट वर्थ टेक्सास में है, तो वो वहां से गई है और आफिया को मिली है और कह रही है कि आफिया से मिली। तो जब वो मिलने गई तो उन्होंने देखा कि उसके आगे के दांत सारे टूटे हुए हैं। आपने बताया कि 2016 में जब लास्ट टाइम राब्ता हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की, एंड दिस इज सो हार्ट रेंचिंग। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आप जो बता रही हैं। और जिस हाल में है डॉक्टर आफिया, यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए पेन है, हम पूरे पाकिस्तानियों के लिए पेन है, किसी और को तकलीफ हो ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से कि जो एक आम शहरी है या जो एक आम आदमी है और जो सारी हिस्ट्री जानता है, उसको यकीनी तौर पर आज ये देखकर, ये जानकर बहुत तकलीफ होती होगी और वो जल्द अज जल्द यही दुआ गो, ये दरखास्त करता होगा अपने रब के हुजूर की उनकी जल्द अज जल्द रिहाई हो। मुझे बताइएगा, उनकी जो फैमिली, उनके जो बच्चे, अब तो ज़माने बीत चुके होंगे अपनी माँ को देखे, अब क्या ख्यालात रखते हैं, क्या तासुरात रखते हैं, कुछ वो भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये साल हमारे लिए काफी तकलीफ दे रहा है, चूंकि एक तो वालदा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, दूसरे ये कि जो इतला मिली, एक अल्लाह करके वकील गई कि जो मिलके आई तो उन्होंने कहा कि उसका चेहरा पूरा जला दिया गया है, दांत तोड़ दिए गए, उसका हाथ पूरा जला हुआ है, कैदी ने कॉफी का मग उसके ऊपर फेंक दिया। और जब ये हाल हम सुनेंगे और उससे बात भी नहीं कर सकते कि किस उसने, और हमारी हुकूमत, अफसोस ये कि दिस इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मतलब बच्चों से आप बच्चों के दिल का पूछे, उनकी माँ है, जाहिर है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। जब उनसे मैं ही पूछती हूँ कि क्या हुआ जब आप लोग वहां पे थे क्या, तो वो मुझसे यही एक चीज कहते हैं कि आप समझते हैं कि इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है कि हम मुन्ने से 4 साल की, 3 साल के, 6 महीने का, जिसका कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो नन्हे बच्चे, क्या उम्र होती है 5 साल की, 3 साल की, उनसे उनकी माँ को छीन ले, अलग कर दे माँ से, जीते जी अलग कर दे, इससे बड़ा दुनिया में कोई जुल्म हो सकता है। और अफसोस ये है कि शी इज अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड उसके साथ उसके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे, देयर अमेरिकन सिटीजंस, बोथ पाकिस्तान एंड यूएसए। आई मीन, और वो अपने ही सिटीजंस के साथ ये सलूक करते हैं। और फिर उसके साथ जेल में ये हुआ, वकील ने सारा कुछ बताया, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी फॉरेन ऑफिस, हमारी एम्बेसी, तो कोई एक एहतजाजी, एक ये भी नहीं कि हमारी सिटीजन के साथ आप उसको, यू कैन नॉट इवन कीप हर सेफ इन जेल, आप उसकी सेफ्टी भी वो नहीं कर सकते। उसका पूरा चेहरा जला दिया, उसका हाथ जला दिया, उसके दांत तोड़ दिए, लेकिन एक इतना सा भी झूठे को भी जबान से एक एहतजाजी जुमला भी नहीं निकला। तो क्या ये मुलव्विस है? क्या ये उसको स्लो पॉइजन करके मारने के ही लिए बैठे हुए हैं? क्या इनका काम सिर्फ ये है कि दोनों मिलके आफिया को मार के खत्म करके बिस्मार कर? प्लीज
साफ साफ बता दें। डॉक्टर फौजिया, जो पहले हम काफ़ी अरसे से जो खबरें सुनते आ रही हैं डॉक्टर आफिया की जहनी सेहत के हवाले से, और उनको एक ऐसे सेंटर में, एक ऐसे असाइलम में रखा गया जहां पर जो है वो जहनी अमराज के लोगों के साथ उनको रखा गया, इस हवाले से भी कुछ आपके पास कोई खबर, कोई आपके पास कोई अपडेट कि क्या वो अभी भी वहीं पर मौजूद है? उनकी जहनी कैफियत, जहनी हालत इस वक्त किस तरह से है? देखिए, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि हमारी बात नहीं हुई है। वो कोई हमें बताता नहीं सही एग्जैक्टली। देखिए, मैं खुद न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं डिप्लोमेट हूँ अमेरिकन बोर्ड की, साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी की। तो अगर मुझे एटलीस्ट उसकी गुफ्तगू भी बताए तो आई कुड मेक एन असेसमेंट। लेकिन मुझसे क्या, उसकी माँ से, उसके मासूम बच्चों से सब कुछ छुपाया जा रहा है। किस हाल में क्या है, उसकी क्या कैफियत है, कोई कुछ नहीं बता रहा। सिर्फ एक जुमला होता है, शी इज अलाइव एंड वेल। भाई हमारी बात करा दें ये। और जब से कोविड हुआ है, जब से तो वीडियो कॉल्स भी प्रिजनर्स को अलाउड है कि विजिटेशन ही हम पे करने, पहले भी हम पे करते थे लेकिन बात हो जाती थी। डॉक्टर आफिया, तो क्या मीडियम है राब्ता करने का, क्या मीडियम है उन तक पहुंचने का, उनसे बात करने का, और कहां पर हर्डल्स आ रही हैं? क्यों पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस पर काविश करती हुई दिखाई नहीं दे रही? और अगर आपको सुन रही है कोई हुकूमती टीम, कोई वुज़रा, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे सिर्फ ये अपील करना चाहूंगी, देखिए हर्डल्स जो है ना, इन ऑल ऑनेस्टी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर्डल्स आर इन पाकिस्तान। अमेरिका से कई दफा ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन रुकावट यहाँ पे आई है, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम तो बहुत ही तकलीफ थे और बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। मैंने ये नहीं समझा था कि हमारे अरबाब इख्तियार और ब्यूरोक्रेट्स इतने गिर गए कि चंद टकों के, जो कि कुल मताओ दुनिया कलील के पूरी दुनिया भी इनके कदमों में रख देते, तो मच्छर के पर से ज्यादा नहीं है अहमियत उसकी इतने अशरे अशीर की खातिर जो है इतने बड़े बड़े जमीर के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं सिर्फ इनसे ये कहती हूँ कि थोड़ा सा आज के दिन ही सोच लें, उस बूढ़ी मरती हुई माँ का ही सोच लें। वो तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के अलम लेके खड़ी हुई, कितनी नाइंसाफियां हो रही हैं उनके इस अलम के नीचे, क्या अंधेर हो रहे हैं, वादा खिलाफियां। उम्मीद दिला के एक माँ के दिल को, वो तहरीक इंसाफ जो कहती कि हम माँ के लिए, जिसके सरबराह ने, जो आज वजीर आजम है, कि मुझसे माँ के आंसू नहीं देखे जाते, माँ की तकलीफ नहीं देखी जाती, तो मैं इतना बड़ा कैंसर अस्पताल खोल दूंगा। उसको पाकिस्तान की आम माएँ नजर नहीं आ रही? क्या उनपे उसका कोई फर्ज नहीं? क्या आफिया की माँ ने वो वक्त भूल गए जब अम्मी को फोन किया था और करके कहते मेरी माँ? वो मेरी माँ नहीं है अब वो कुछ और हो गई है क्या? उसको मरते मरते कम से कम 2 लफ्ज हमदर्दी के तो बोल सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते कम से कम मुझसे। डॉक्टर आफिया, हम बिल्कुल आपकी जो आपका जो दर्द है, जो आपकी जो मायूसी है, जो हुकूमत से भी आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, हम उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल मुझे बताएगा कि क्या पाकिस्तान में जो इंसानी हकूकी तंजीमें हैं, क्या वो आपके साथ खड़ी हैं, क्या वो आपके सपोर्ट में है, और किस कदर आपके साथ है? देखिए, दिस हैज बीन अ मैराथन, ठीक है, ये कोई T20 नहीं है, ये लंबी इनिंग्स है, बहुत लंबा टेस्ट है। साल होने को आ रहे हैं, 2 दहाइयां जी। लोग आते हैं, साथ देते हैं, आगे मूव ऑन हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि किसने साथ नहीं दिया, तो मैं नहीं कह सकती। आई थिंक हर किसी ने साथ दिया है अपने अपने लेवल पे, किसी ना किसी वक्त, हर तंजीम ने, कौम के हर फर्द ने। I am always grateful. डॉक्टर फौजिया, हम यही उम्मीद करते हैं, हम यही दुआ करते हैं, तहे दिल से ये दुआ करते हैं कि हम डॉक्टर आफिया सदीक़ा को जल्दी देख सकेंगे, वो जल्दी पाकिस्तान आएंगी, और पूरी कौम जो है वो आपके सपोर्ट में है, उनके सपोर्ट में है डॉक्टर आफिया के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इसके साथ ही जनाब हम बढ़ रहे हैं एक वक्फे की जानिब, ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा जॉइन। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में एक मर्तबा आपको फिर से कहते हैं खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन के साथ जो मज़ालिम होते आए हैं, सदियों से होते आए हैं। ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। वैसे तो हम बहुत बात करते हैं कि जो आज की औरत है, पाकिस्तान की जो बेटी है, जो माँ है, जितनी भी ख़वातीन है वो बहुत ही एम्पावर्ड है। लेकिन क्या हकीकत भी यही है? क्या हमारी हर औरत, हर लड़की उतनी ही एम्पावर्ड है जितनी हम बात करते हैं? क्या वजह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में ख़वातीन पर होने वाले जो मज़ालिम हैं, जो वारदातें हैं, उनमें इजाफा देखने को मिला है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कुछ रिपोर्ट है जो रिसेंटली शाया हुई है। मैं उनका नंबर ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी प्रोग्राम के इस हिस्से में। तो जनाब, जो सरकारी आदादो शुमार सामने आए हैं उसमें सिवाय बलोचिस्तान के अलावा 34,000 ख़वातीन ने मुख्तलिफ जराइम की जो वारदातें उनके साथ हुई हैं, या आप उनको मज़ालिम कह लें, उसकी रिपोर्ट, उसकी शिकायत दर्ज की हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो पंजाब में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रेप के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफा देखा गया है और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मुल्क भर में पंजाब से पिछले साल का ये नंबर है 2021 का, जिसमें कत्ल और जलाए जाने के वाक़यात अपने पीक पर हैं, मौजूद है। निगत, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम चाहते हैं, हम बात भी करते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि हमारी ख़वातीन एम्पावर्ड हों, और हमारी ख़वातीन एम्पावर्ड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि ख़वातीन पर जो मज़ालिम है में इतना ज्यादा इजाफा देखा गया? आ गई है, वो काफी ज्यादा आ गई है। खवातीन को अपने खिलाफ जो जराइम होते हैं उसके हवाले से तो हमने रिपोर्ट्स काफी ज्यादा होती भी देखी हैं, और वो रिपोर्टिंग जब होती है तो ऑफ कोर्स वो डेटा सामने आता है। लेकिन जो बढ़ती हुई तादाद है वो उसकी वजह एक ये भी है कि शायद सिस्टम उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जो इंसाफ के हसूल का निज़ाम है। तो या तो फिर वो आपके कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं गुज़श्ता चंद सालों में, जो कि एक खुश आइंद बात है, और वो उस तरीके से उनमें तरामीम लाई गई हैं कि वो पाकिस्तानी माशरे की हर औरत को केटर करे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि जब कवानीन आते हैं और उनमें तरामीम आती हैं तो जो मौजूदा निज़ाम है इंसाफ का, वो उस पूरी कानून को और खवातीन की कंप्लेंट्स को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इस वक्त कि हमारी जो स्ट्रक्चरल निज़ाम में जो खराबियां हैं हम उसको इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करते और दूर नहीं कर पा रहे जितना हमारा फोकस नए कवानीन लाने पे है या उनमें तरामीम लाने पे है, और खवातीन में आगाही भी बहुत ज़्यादा हो गई है। निकिता, आप क्या समझती हैं कि इसमें से एक वन ऑफ द मेन रीजन, एक जो बुनियादी वजह है वो ये भी है कि ये जो मज़ालिम या इनको हम जराइम कह लें कि जो इसकी बढ़ती हुई वारदातें हैं या जो डोमेस्टिक वायलेंस है या जो गैरत के नाम पर कत्ल है, इसकी एक वजह ये भी है कि खवातीन ने मर्दों की बालादस्ती को चैलेंज किया है? ये बिल्कुल ऐसी बात है, वो आप आगाही से ही जुड़ी हुई है ना, कि पहले एक जो माशरे के जो नॉर्म्स बने हुए थे कि आपने चुप करके सह जाना है। अब देखें, जब जितनी ज्यादा तालीम की जो तरवीज है वो हो रही है, नई जनरेशन जो है उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस तरह के नॉर्म्स को, जिस तरह के नॉर्म्स हमारी माओ ने या हमारी नानियों ने या दादियों ने देखे थे, राइट। तो अब वो ये कहती हैं कि अगर मैंने तालीम हासिल की और अगर मेरा आइन मुझे उतने ही हकूक दे रहा है जितने एक आदमी को दे रहा है, तो फिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? तो और इसमें ये कोई बुराई नहीं है कि अगर वो बालादस्ती को चैलेंज कर रही हैं, वो बालादस्ती को तब चैलेंज करती हैं जब वो देखती हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और ज्यादती हो रही है और इसके खिलाफ हमने बात करनी है, क्योंकि हमारा कानून उसकी इजाजत देता है। निगत, अब कुछ दिनों में मार्च का महीना है, औरत मार्च भी होने वाला है। आप क्या समझती हैं कि जो खवातीन के, हमारी पाकिस्तान की आज की खवातीन के जो एक्चुअल मसाइल हैं, जो संजीदा मसाइल हैं, उनको ज़रूर हाईलाइट होना चाहिए? जिन खवातीन का ताल्लुक पसमानदा इलाकों से है और जो सब इनसे गुजर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस से और जहनी तनाव से, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, ताकि जो खवातीन के साथ होने वाले जुल्म है उनमें कमी लाई जा सके।
देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मार्चेस हैं और वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में होते हैं। आप देखें, सबसे बड़ा जो मार्च है ना, वो हैदराबाद में होता है। वहां से गोठों से, देहातों से, कस्बों से औरतें उठ के आती हैं। फिर उसके बाद कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, कोयटा में, पेशावर में। और अगर लोग गौर से देखें ना कि ये मार्चेस क्या कहते हैं, इनका जो मंशूर है, मुख्तलिफ शहरों के जो मार्चेस हैं, वो लाहौर का जो मार्च है वो इस साल बात कर रहा है कि हम इंसाफ के हसूल के लिए उसको, इंसाफ को तसव्वुर कैसे करें कि इंसाफ होना कैसा चाहिए पाकिस्तान में औरतों के लिए। आपका मुल्तान का जो मार्च है वो तालीम के बुनियादी हक की बात कर रहा है। बिल्कुल। जो कराची का मार्च है वो औरत की मजदूरी की बात कर रहा है। तो ये तमाम वो मसाइल हैं जो हर औरत को मैटर करते हैं, चाहे वो देहात में काम करने वाली औरत है जो खेतों में काम करती है और उसको उजरत नहीं मिलती, चाहे वो ऐसी औरत जो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये तमाम वो मसाइल हैं और ये तमाम वो इश्यूज हैं जिनको मार्चेस उजागर। और इसके साथ साथ निगत, मैं ये समझती हूँ कि जो इंसाफ के हसूल का निज़ाम है जिस पर आपने भी मुसलसल बात की, उसको और स्ट्रांग होना चाहिए, उसको और शफाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर जजा और सजा वक्त पर हो जाएगी तो हमारे मुआशरे में काफी कुछ बेहतर हो सकता है। निगत, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही बढ़ेंगे जनाब प्रोग्राम में हेडलाइंस ब्रेक की जाने, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें प्रोग्राम में अभी ज्वाइन किया है। जनाब, हमने अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में, कहानियों में, नॉवेल्स में सुन रखा है कि इस दुनिया में एक शक्ल रखने वाले 7 लोग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, अक्सर हम सुनते आए, देखते आए। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाना चाह रहे हैं, एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिनकी शक्ल हू बहू, जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ टीवी होस्ट जो आमिर लियाकत साहब है, उनसे मिलती है। और जब मैंने भी प्रोग्राम के इस आगाज से पहले, अभी कुछ देर पहले उनको देखा तो 2 मिनट के लिए जरा मैं भी दंग रह गई, मैं भी परेशान हो गई कि हाँ, हमने रिजेम्बलेंस तो देखी थी इससे पहले बहुत सारे लोगों की, लेकिन इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस कि मैं भी धोखा खा गई। मैंने अपने टीम मेंबर को बोला कि ये तो बिल्कुल आमिर लियाकत साहब का यंग वर्जन लग रहे हैं। तो जनाब उस्मान फिरोजी हमारे साथ हैं जो कि अपना भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड है आजकल, इससे पहले भी ये बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, लेकिन थोड़े ब्रेक के बाद आजकल दोबारा ये सोशल मीडिया की खबरों की जीनत बने हुए हैं और अपना भी सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनाब उस्मान, आपको प्रोग्राम में हम कहते हैं वेलकम, खुशामदीद। एक तो उस्मान, आपकी शक्ल मिलती है आमिर लियाकत साहब से, और ऊपर से आपने अपना गेटअप, अपने लुक्स, दाढ़ी का स्टाइल भी बिल्कुल उनके जैसे हूबहू रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नबिया, कैसी हैं आप? सबसे पहले आप तमाम सुनने वाले जितने भी मॉर्निंग शो के हाजिरीन और नाज़रीन हैं, उन तमाम को बहुत बहुत सलाम। जी नबिया, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जिस तरह आपने अपने शो के आगाज़ में कहा कि अल्लाह ताला ने 7 लोगों की ये शक्लें एक जैसी होती हैं। माशाल्लाह, आपने नॉवेल्स और कहानियों में पढ़ा हो, लेकिन हकीकत है। और जहाँ तक सवाल है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, वो वैसी ही हैं। और इसमें मुझे डॉक्टर साहब का कैरेक्टर करने में मुझे काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। इसकी निस्बत में अगर कुछ दूसरे कैरेक्टर्स करूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब से वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। सलाम दुआ तो जाहिर सी बात है, हम आते जाते हैं तो फिर माशाल्लाह सलाम दुआ हो जाती है। तो क्या उनका क्या रिएक्शन था आपसे मिलकर जब उन्होंने आपको देखा? तो क्या कहा, उनके क्या अल्फाज थे, याद है आपको? शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सरप्राइज हुए थे माशाल्लाह, बड़े खुश हुए थे। उन्होंने मुझे हक किया था और उन्होंने कहा था यार वाकई में माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है। हाँ भाई, अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह। अच्छा चले, हमारी टीम की फरमाइश है और आई एम श्योर मेरी भी फरमाइश है, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो मेरी तरह ही हैरत में मुब्तला होंगे कि इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस है आपकी डॉक्टर साहब से। तो जरा उन्हीं के अंदाज में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी, कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगी। तो शुरू करें? जी आगाज करते हैं इंशाल्लाह। हाँ। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, रमजान का महीना आने वाला है तो इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे लोगों को जो है वो दीन की तालीमात फैलाते हुए, एंटरटेन भी करते हुए आगे आने वाले महीनों में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखेंगे। ट्रांसमिशन तो होगी और ट्रांसमिशन के ट्रेंड सेटर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं।
और हमने ये ट्रेंड सेट किया था ट्रांसमिशन का। हाँ। तो ये सेहरा हमारे ही सर पे जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ट्रांसमिशन का तो आपने ट्रेंड सेट किया ही है, ये तो हम जानते ही हैं, और बड़ा जबरदस्त ट्रेंड अभी तक चला रहा है, बहुत सारे लोग आपको कॉपी करते हैं, लेकिन एक ट्रेंड और आपने सेट किया है शादियों वाला, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो जाहिर सी बात है, वो असली वालों ने किया है, मैंने नहीं किया, मैं अभी तक स्टिल कवा रहा हूँ। ये वाला सवाल डॉक्टर साहब से जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऑल फॉल बकते रहते हैं, आपके बारे में बड़ी बुरी बातें करते रहते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, वो बेचारे मासूम है, नादान है, तो कोई बात नहीं, कर रहे हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, करते रहे, कोई मसला नहीं है। वो जो वो कर सकते हैं, जो उनके पहुंच में ना, वो चीज वो कर सकते हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह 3 शादियां कर ली हैं, लोगों की एक भी नहीं हो रही है, कुछ तो हमारी टीम में भी मुंतजर है, कोई फॉर्मूला बता दे जरा, बेचारे जो कवारे हैं उनको कोई हल बता दे। ये फॉर्मूला नहीं है, असल में आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी शादियां आप 1 क्या 3 क्या 4 भी कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा। ये आपकी सेहत पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो आगे मजीद कितनी शादियां करने का आप इरादा रखते हैं? आप देखें, वैसे अभी तो माशाल्लाह 3 है, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, और हिम्मत तो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अच्छा, सही, हिम्मत बहुत है, यानी कि हम आगे भी जो है वो हाँ ही समझे। अच्छा, सियासी तौर पर क्या जनाब, कितना मुतहरिक हैं, क्या करने वाले हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, किसका साथ छोड़ने वाले हैं, वहां पे भी तब्दीलियां आ रही हैं? देखिए, तब्दीली पूरे पाकिस्तान में आ गई, तब्दीली आ चुकी है, इसी का नाम तब्दीली है। अच्छा, और अपने फैंस को आप क्या कहेंगे, अपने हेटर्स को आप क्या कहेंगे? अपने फैंस को कहूंगा आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और हेटर्स को कहूंगा आई लव यू। ओह, क्या बात है, वाह, जबरदस्त उस्मान, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने मिमी किया। और मैं देख के आपकी जो पिक्चर्स हैं, मैं अपनी टीम से भी कहूंगी कि एक बार जरा दोबारा जरा क्लोज वाली जो पिक्चर्स हैं वो भी जरूर दिखाएं, कि प्रॉपर एक एक फीचर की जो रिजेम्बलेंस हमें दिख रही है, और जो हूबहू हुलिया जो गेटअप उस्मान ने लिया हुआ है, वो भी टोटली ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर साहब का जो है वो कॉपी किया हुआ है। हेयर स्टाइल अगर आप देखें, हेयर स्टाइल भी सेम है, और उसके बाद आप नीचे आए, चश्मा भी उसी तरह का लगाया हुआ है, दाढ़ी का अंदाज, जो स्टाइल है, मुस्कुराहट, हर चीज में रिजेम्बलेंस जो है आपको वो बहुत ज्यादा मुशाहबत नजर आ रही है। अच्छा, मुझे उस्मान आप ये बताएं कि वैसे आप डॉक्टर साहब से कितना इंस्पायर है, या उनके नक्शे कदम पर चलने के बारे में आपका जो है वो इरादा है? नबिया, सबसे पहले तो मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं 2014 से काम करता आ रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी न्यूज़ पॉलिटिकल सटायर रही है, और पहला जो मेरा शो था दी बेंच रोड शो था आज न्यूज़ से, उसके बाद मैंने सिटकॉम्स किए, और न्यूज़ 1 के लिए मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए, और फिर उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन किए, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर मेरा एक फूड स्ट्रीट के नाम से एक मेरा सेगमेंट होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम लोग एशियंस हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सटायर यूएस के अंदर किया था, तो हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने वहां जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन किया। तो उसमें आपने आमिर लियाकत का कैरेक्टर प्ले किया उस्मान? जी जी, वहाँ मैंने डॉक्टर साहब पे किया था। कुछ उसी सटायर की कुछ लाइंस वगैरह, या जो आप पहले से प्रैक्टिस करते आए हो, मैं चाहूंगी कि जो आपने पहले से किया हुआ है, जिस कैरेक्टर में आप रहे हुए हैं, और जैसा कि आमिर लियाकत का पता है एक बड़ा फेमस जो है वो क्लिप और उनकी एक ट्रांसमिशन का हिस्सा बड़ा फेमस वायरल हुआ था, यकीनन आपको भी याद आ गया होगा, आम खाएगा। तो अगर आप उसमें कुछ मिमिक करना चाहे, या उसके अलावा कुछ मिमिक करना चाहें अपने अंदाज में, जो आप बेहतर समझते हैं, जो आपका बेस्ट फेमस है। नबिया, बिल्कुल नबिया, आम का तो सीजन नहीं है इस वक्त। आम का सीजन नहीं है इस वक्त, चीकू का सीजन है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई चीकू खाएगा, हैं? आपको चीकू खिलाएंगे, चीकू अच्छे वाले खिलाएंगे आपको, बहुत मीठे होते हैं चीकू। अरे जबरदस्त। तो बस ये चीजें सब नबिया। हाँ। थैंक यू। उस्मान, ये बताइए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जी हाँ नहीं बताएं, बात मुकम्मल करें आप। जी नबी, आप बोलें। आप मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि आप उनको मिमिक करते हैं, वायरल भी हैं सोशल मीडिया पर, तो आमिर लियाकत साहब ने तो रियल लाइफ में भाई जिस तरह से हमने अभी आपसे उनसे मिमिक्री भी करवाई कि शादियों का जो ट्रेंड सेट किया है, तो आप भी कुछ ऐसा इरादा रखते हैं? नहीं नबिया, मैं इस वक्त बिल्कुल कवा रहा हूँ और या एक भी नहीं हुई है माशाल्लाह से अभी तक। चले, दुआ है हमारी आपके लिए, इंशाल्लाह, बिल्कुल दुआ है।
जबरदस्त। अच्छा उस्मान, हम बड़े हैं जनाब, अब ब्रेक की जानिब बढ़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि ब्रेक जरा अगर आप ही लें डॉक्टर साहब के अंदाज में, तो क्या ही बात है। ठीक है हाज़िर महफिल, नाज़रीन मोहतरम, अभी कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत शायरी, एक एरा जिसको बीते जिसको गुजरे 50 बरस बीत गए। नासिर काज़मी की आज 50वीं बरसी है और जैसा कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज देखा जिसमें सारे उनके वो तमाम शायरी जिनको मैडम ने गाया, मैडम ने अल्फाज और उनकी प्यारी आवाज़ में उन्होंने गाया, आज भी सुने या किसी भी ज़माने में सुने, मेरे ख्याल से हर उम्र के लिए, हर शख्स के लिए मिठास कानों को मिलती है और शख्सियत को। जनाब इसके साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट किचन के सेगमेंट की जानिब, ख़वातीन को घर बैठे जिस सेगमेंट का होता है इंतज़ार। और अनम आज रूह अफ़ज़ा के किचन में क्या बना रही हैं? आज जी नबिया, हम रूह अफ़ज़ा की किचन में बड़ी ही मज़ेदार, आसान और मेरा ख्याल है कि मोस्टली हर बंदे की ये फेवरेट रेसिपी होती है। ये है जी, आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं, हम उसको बोनलेस चिकन के साथ बना रहे हैं। अच्छा, वो लोग जिनको चिकन विद बोन नहीं अच्छा लगता, उनके लिए तो बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो अब आप ये देख रही होंगी, अगर हमारा कैमरा दिखा दे कि चावल जो है तकरीबन इसमें जो है पानी जो मैंने डाला हुआ था पुलाव में, वो जो यखनी थी वो तकरीबन ड्राई होने वाली है और अब ये जो है बस दम के मरहलों पर है। पुलाव के लिए हमेशा एक क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहती है कि पुलाव में आया जर्दा रंग डालना है कि नहीं डालना है? बिल्कुल भी नहीं डालना पुलाव में जर्दा। देखिए, एक होता है पुलाव, एक होता है देगी सादी बिरयानी, दो अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, दो अलग लोग पुलाव में जो रंग डाल देते हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादती करते हैं पुलाव के साथ। वो पुलाव और बिरयानी का बेसिकली मिक्सचर बन जाता है। बिल्कुल, वो पुलाव और बिरयानी का मिक्सचर बन जाता है, जिसे आप कहते हैं वो सारी चीजें डालकर मिक्स करके वो फिर पुलाव बिरयानी बन जाती है। अच्छा, तो और पुलाव में हम आलू तो नहीं डालेंगे? आलू बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अच्छा, अगर वो जो बच्चे हैं, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में दूर दराज तक आलू नहीं है, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मीनवाइल मैं इसकी जो है फ्लेम स्लो कर देती हूँ और चावल को कर देते हैं दम की आंच के ऊपर। सिंपल जी, 1 कप ऑयल था, 1 केजी मैंने चिकन लिया था, 1 केजी ही राइस थे। अगर आप चाहें, अगर आपके पास 1 केजी राइस है तो आपकी उसकी चिकन की क्वांटिटी या मटन की या बीफ की क्वांटिटी जो है आप बढ़ा सकते हैं। हर मीट के साथ जो है वो कुकिंग टाइम जो है वो नबिहा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हम चिकन ले रहे हैं तो सिंपल 1 से 2 प्याज है नॉर्मल साइज के, उसको मैंने स्लाइस कर लिया। उसके बाद मैंने उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद साथ ही जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी, साबुत सारा गरम मसाला जिसमें कि जीरा, काली मिर्चें, सूखा धनिया और जो क्या कहते हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान के फूल और ये सारा कुछ डाल के अच्छी तरीके से मैंने उसको कड़कड़ा लिया और उसके बाद उसको मैंने प्याज में अच्छी तरीके से फ्राई होने दिया। जैसे ही वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर चिकन है या मटन है या बीफ है, आपने वो ले लेना है। अगर आप मटन का बना रहे हैं या चिकन का, वो बीफ का बना रहे हैं, तो अलग से आप उसकी यखनी रेडी करेंगे। चिकन के लिए आपको उसकी यखनी की रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जब चिकन को आप कुक करते हैं उसी में उसकी यखनी जो है वो रेडी हो जाती है। अगर आप बीफ या मटन लेंगे तो उसके लिए अलग से आप उसकी यखनी रेडी करेंगे। गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे प्याज के अंदर, फिर आप उसके अंदर 2 नॉर्मल साइज के छोटे टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें डालकर पानी डालकर उसको पकने देंगे। जब पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जो है आप अच्छी तरीके से मटन, बीफ, चिकन की भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जब वो ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए, फिर आपने जो है उसमें चावल ऐड करते रहे। अगर तो आपने मटन या बीफ का बनाया है तो आपने उसके अंदर जो पानी है वो यखनी ऐड करनी है और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो रेगुलर जो भी आप पानी डाल रहे हैं वही आप इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद जो है आपने चावलों को पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 1 केजी राइस है तो 1 केजी के अंदर 3 साढ़े 3 ग्लास जो है पानी के जाते हैं।